गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम इंग्लिश के एक दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल में जितने भी प्रकार के मॉडल होते हैं, खासकर ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल जैसे मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, शुड, इन चीज़ों के बारे में हम आपसे रूबरू होंगे और चर्चा करेंगे मॉडल के बारे में। ठीक है, तो चलिए चालू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल, इसको बड़े इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समय को देखते हुए चालू करते हैं मॉडल। चालू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम मे के बारे में। मे जो कि एक मॉडल है और इसका यूज कैसे सेंटेंस में होता है और किन सेंटेंस में हमें मे का यूज करना होगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ जाननी होगी कि मे का जो यूज होगा वो मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मे प्रेजेंट से संबंधित है और इसका पास्ट रूप हो जाता है माइट। ठीक है, तो मे जो यूज होगा वो प्रेजेंट वाले सेंटेंस में यूज होगा। और दूसरी बात, जैसे कि लिखा है कि परमिशन जो अनुमति है लेने या फिर देने के लिए, ऐसा सेंटेंस कोई आ रहा है तो इसमें हमेशा आपका मे का यूज होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं परमिशन वाला। ठीक है, यहाँ डैश करूँ, आई कम इन, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, डैश आई कम इन। ठीक है, यहाँ परमिशन मांगने की बात हो रही है। ठीक है, अनुमति लेने की बात हो रही है, तो चाहे आप अनुमति दो या फिर अनुमति लो, परमिशन, तो ऐसे कंडीशन में आपको मे का यूज करना होगा, बशर्ते कि आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली बोलते हैं ना मे आई कम इन। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका बनेगा परमिशन वाला, कि परमिशन वाला कोई ऐसा सेंटेंस है, किसी सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है वो परमिशन के थ्रू आपको व्यक्त कर रहा है, तो उसमें आपको मे का यूज करना है। दूसरी बात करते हैं विश या डिजायर की। ठीक है, यानी विश या डिजायर मतलब होता है इच्छा। ठीक है, हमारा इच्छा या फिर आशीर्वाद मुख्य रूप से। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, डैश यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अगर मैं यहाँ मे का यूज कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि क्या उनकी इच्छा है या फिर वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लंबे समय तक जियो। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। या फिर आप ये भी बोल सकते हो डैश यू गॉड ब्लेस है, तो नॉर्मली आप इसमें मे का यूज करोगे, मे यू गॉड ब्लेस। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद बना रहे आप पे। तो जैसा मैंने बताया परमिशन हो गया, विश या डिजायर के लिए हमेशा मे का यूज किया जाता है। और तीसरा लिखा है सो दैट, दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। अगर किसी सेंटेंस में ऐसे तीन पर्टिकुलर वर्ड आ रहे हैं तो हमें हमेशा यूज करना है किनका, मे का यूज करना है। ठीक है, सो दैट, दैट और इन ऑर्डर दैट। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, वी इट so that we live, we eat so that we dash live। इसमें अगर आपको मॉडल का यूज करने के लिए दे रहा है मे, माइट, कैन, कुड जो भी है, तो आपको इसमें मे का यूज करना है। यहाँ पर आपको मे का यूज करना है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है सो दैट, तो सो दैट की वजह से हमें किसका यूज करना है, मे का यूज करना है। अगर यहाँ सपोज ऐसा हो जाता कि मे की जगह वो दे देता कैन दे देता, ऐसा कैन दे देता, तो ये आपका सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। ये एरर के रूप में जरूर आपसे दे सकता है कि अगर पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में इन ऑर्डर दैट दे दे, उसके बाद फिर मे का यूज ना दे के वो कैन का यूज कर दे या फिर माइट का यूज कर दे, तो वो सेंटेंस आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये फाइंड एरर के रूप में आ सकता है, लेकिन फिर इन द ब्लैंक के रूप में अगर आता है तो आपको मे का यूज करना है। ठीक है, तो हमने 3 या 4 चीजें सीखी है मे के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं हम माइट के बारे में। ठीक है, मे का पास्ट रूप ही माइट होता है। मे के बारे में हमने 3-4 चीजें बताई हैं, उतना आपके लिए काफी है। और मे माइट के बारे में हम जानते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मे का यूज किसमें, प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में किया जाता था, जबकि माइट का यूज किया जाएगा पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में। ठीक है, ये एक बेसिक सी जानकारी है। और दूसरा लिया है इनडायरेक्ट नरेशन में। आपको पता है इनडायरेक्ट नरेशन मुख्य रूप से पास्ट टेंस के अनुसार ही बनता है, जैसे वी सेड, दे सेड आपका पास्ट टेंस में आता है। तो जनरली ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट नरेशन में आपका माइट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन वाला, वी शेड, यहाँ हो गया वी शेड हो गया। उसके बाद अगर हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर दिया, गॉड ब्लेस यू,
ये लिखा है वी शेड गॉड ब्लेस यू। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ वी शेड ना आता, सिर्फ गॉड ब्लेस यू आगे डैश आता, तो आपको मे का यूज करना होता, क्योंकि उसमें विश या डिजायर या फिर आशीर्वाद जिसको आप बोल सकते हो, उसके लिए हमें मे का यूज करना होता है। देन इसमें क्या है कि वी शेड दिया है, यानी पास्ट टेंस की बात हुई है, ये शे का पास्ट है, शेड पास्ट टेंस है, इसमें आपको किसका यूज करना है, माइट का यूज करना है। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा, वी शेड माइट गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन कहीं भी ऐसा आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन के थ्रू आया है और वो पास्ट टेंस में है, तो उसमें डेफिनेटली आप माइट का यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे है लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है न्यूनतम संभावना। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये सेंटेंस बोल रहा है, किसी भी चीज के बारे में बोल रहा है, तो उसमें जो इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा माइट का यूज होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू डैश आई बोरो योर कार। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ऐसे सेंटेंस को। डैश लिखा है, डैश आई बोरो योर कार, यानी कि कार मांगने की बात हो रही है, उधार लेने की बात हो रही है। भैया छोटी मोटी चीजें हो, साइकिल तो आजकल कोई देता नहीं है, नॉर्मली चलो साइकिल दे भी दिया है, ठीक है, लेकिन कार मांगने की बात की जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति से कार मांगी जा रही है वो व्यक्ति दे देगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पास जो पॉसिबिलिटी है, कार पाने की पॉसिबिलिटी है या फिर संभावना है, वो न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम है। ऐसी कंडीशन में आपको माइट का यूज करना है, आपको माइट का यूज करना है। माइट आई वेरी योर कार, यानी कि हमें ये बोला जा रहा है कि जो कार पाने की संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो न्यूनतम है। ऐसी कंडीशन में हमने माइट का यूज किया है। तो जहां भी किसी सेंटेंस में आपको ऐसा समझ में आए कि जो भी सेंटेंस का एक्सप्रेशन है उसमें यदि जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो न्यूनतम हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको माइट का यूज कर देना है। ठीक है, फिर बात करते हैं परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना का मतलब ऐसा होता है कि आप सोते वक्त जो सपने देखते हो ना खुली आंखों से कि हम ऐसा हो जाए, हम वैसा हो जाए, ये हमारी परिकल्पनाएं होती हैं। वो वास्तविक रूप से इनका कोई सरोकार नहीं होता है, न तो वास्तविक रूप से इनका कुछ होता है। ठीक है, परिकल्पना में मुख्य रूप से एक पर्टिकुलर वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे इफ आ जा रहा है, एज इफ, एज थॉट, आई विश, वी विश, ही या सी विश, ये चीजें आ रही, ये परिकल्पनाओं को व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें माइट का यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, he wishes you dash have seen Mrs. इंदिरा गांधी। ठीक है, आपको दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, इंदिरा गांधी। ही विशेस यू डैश हैव सीन मिसेस इंदिरा गांधी। ये बात कही जा रही है कि हमारी या फिर उसकी इच्छा थी कि भाई वो इंदिरा गांधी से मिल पाता है, इंदिरा गांधी को देख पाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये डिजायर, यानी कि उनकी इच्छा है, परिकल्पना है, क्योंकि इंदिरा गांधी आप लोगों को पता है अभी वो इंदिरा गांधी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिकल्पना व्यक्त की है। तो ऐसी कंडीशन में, और यहाँ आ रहा है ही विशेष या सी विशेष भी आ रहा है, पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको माइट का यूज कर देना है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपको माइट का यूज कर देना है, बिकॉज ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करेंगे हमें परिकल्पनाओं के बारे में, जिनका वास्तविक रूप से कोई सरोकार नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ख्याली दिमाग में पकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें माइट का यूज करोगे। इफ आ रहा है, एज इफ आ रहा है, एज थ्रो आ रहा है, ही विश, वी विश, सी विश, ऐसी कंडीशन में आपको माइट का यूज करना है यदि थोड़ा एक्सप्रेस आपको लग रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो माइट के बारे में आपको पता है चार चीजें हैं कि उसका यूज पास्ट टेंस में जनरली होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं, और लेस पॉसिबिलिटी होती है किसी ऐसे सेंटेंस में तो हम माइट का यूज करते हैं, और आता है परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना के बारे में हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था माइट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं अब हम कैन के बारे में। कैन जो कि एक मॉडल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैन का यूज जनरली प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, क्योंकि कैन प्रेजेंट फॉर्म में है और कैन का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड, तो कैन का जनरली यूज होगा प्रेजेंट फॉर्म में। और दूसरी बात करें, कैन का यूज हो जाएगा जैसे कि मे का यूज भी होता था परमिशन लेने या देने में, कैन का भी यूज हो जाता है परमिशन लेने या फिर देने में। ठीक है, थोड़ा बेसिक अंतर समझे आप। ठीक है, अंतर इसका
आप ऐसे नहीं व्यक्त कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक भाव से इसका अंतर आप व्यक्त करोगे, एक्सप्रेशन से। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ, जैसे मैं यहाँ डैश में लिख दिया मे आई कम इन, जनरली यही बोला जाता है मे आई कम इन। और यहाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में यूज किया जा रहा है, परमिशन लेने या देने की बात कही जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मे का आप यूज कर रहे हो मे आई कम इन, तो इसमें जो आप एक्सप्रेशन दोगे वो पोलाइट हो जाएगा, कहने का मतलब आप विनम्र हो जाओगे। ऐसी कंडीशन में आप किसी से परमिशन मांग रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप रूड बिहेव करोगे, ठीक है, कि मुझे घर जाना है, मुझे परमिशन चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, अपने से दोस्तों से ही बोल सकते हो। लेकिन अगर अधिकतर कंडीशन में ऐसा होता है कि आप किसी से परमिशन ले रहे हो फिर दे रहे हो, अगर वहां जनरली मे का यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप पोलाइट हो, आप विनम्र हो, ठीक है, आप उनसे निवेदन कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में हमें मे का यूज करना है। अगर हम कैन का यूज उसी जगह पे कर देते तो क्या होता है, कैन का यूज जनरली हम कर देते तो इसका मतलब ये है कि आप पोलाइट नहीं हैं, आप थोड़ा रूड बिहेव पे है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। यानी कि मे पोलाइट वर्ड में आता है और कैन किस में आता है, रूड बिहेव में आता है। तो कैन भी कर रहे हो ये गलत नहीं है, बशर्ते क्या होगा, एक्सप्रेशन बदल जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन बदल जाएगा। चलो अब बात करें, जैसा कि मैंने लिखा है परमिशन लेने या देने में भी कैन का यूज किया जाता है, बट क्या हो जाता है, वो जो बिहेवियर है, जो एक्सप्रेशन है, वो तब्दील हो जाता है रूड बिहेवियर में, ठीक है। तो बेसिक अंतर मे और कैन में परमिशन लेने या देने के अनुसार सिर्फ यही है कि रूड बिहेव और पोलाइट बिहेव, ठीक है। तो इससे अंतर आप समझे, जो सेंटेंस है उसके एक्सप्रेशन के अनुसार आप मे और कैन का यूज करें। अब बात करते हैं एंग्री मूवमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया रूड बिहेव, सो एंग्री मूवमेंट तो जायज सी बात है कि आना ही आना है। कोई एंग्री मूवमेंट वाला सेंटेंस ऐसा आ रहा है तो उसमें जनरली किसका यूज होगा, कैन का ही यूज होगा, ठीक है, एंग्री मूवमेंट वाला, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, हाउ डैश ही रिजाइन, ये हाउ डैश ही रिजाइन, ठीक है। अब इसमें मैं कैन का यूज कर देता हूं, ठीक है, हाउ कैन ही रिजाइन, उसकी हिम्मत कैसे हुई रिजाइन देने की, वो रिजाइन कैसे दे सकता है, ठीक है, यानी एंग्री मूवमेंट, ठीक समझ रहे हो आप, एंग्री मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पास। आप थोड़ा जो सेंटेंस है उसके एक्सप्रेशन को आप प्लीज समझे कि एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। अगर मैं कैन का यूज ना करता, देखो यहाँ मे का यूज तो हम करेंगे नहीं, हाउ मे ही रिजाइन, ठीक है। अब कोई आप अगर आप गुस्से में हो तो मे का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मे जनरली यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट का एक्सप्रेशन बताने के लिए, लेकिन कैन का यूज होगा रूड बिहेव के लिए। तो यहाँ पास आप कैन का यूज करोगे, हाउ कैन ही रिजाइन, वो कैसे रिजाइन दे सकता है, ठीक है, वो गुस्से में है, इसीलिए एग्री मूवमेंट वाला हो जाएगा। और बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंस में मेंटल एबिलिटी से संबंधित कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसमें यूज होगा आपका कैन का ही यूज होगा, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कोई एग्जांपल के थ्रू। आई डैश अंडरस्टैंड दिस मैटर, आई डैश अंडरस्टैंड दिस मैटर। देखो अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, इस मैटर को मैं समझ सकता हूँ। क्या क्या बात हो रही है, मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, मानसिक क्षमता जिसको बोलते हैं। मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता कितनी है चीजों को समझने की, उसे ऑब्जर्व करने की। तो यहाँ पास अगर मैं कैन का यूज कर देता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड दिस मैटर, और बिल्कुल कैन का ही यूज करेंगे, बिकॉज ये सेंटेंस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप कैन का यूज करो, क्योंकि ये सेंटेंस का एक्सप्रेशन ही ऐसा है कि वो किसकी बात कर रहा है, मेंटल एबिलिटी, कि हमारे पास इतनी मेंटल एबिलिटी या फिर मानसिक क्षमता है कि हम इस मैटर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैन का ही यूज करना पड़ेगा, और कहीं भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो जनरली आप कैन का ही यूज करें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मेंटल एबिलिटी। अब हम बात करते हैं फिजिकल कैपेसिटी, जैसा कि लिखा है फिजिकल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, जो आपका शारीरिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक क्षमता। फिजिकल कैपेसिटी मतलब शारीरिक क्षमता, उससे रिलेटेड कोई आपका सेंटेंस आ रहा है तो उसमें भी जनरली कैन का ही यूज किया जाता है। जैसे यू डैश लिफ्ट दिस बैग, आपको पता है यहाँ आप अभी कुछ मत करो, फिर भी थोड़ा सा सेंटेंस के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि कैसी बात हो रही है, किसके बारे में। यू आप यानी लिफ्ट मतलब क्या आता है, उठाना, दिस बैग यानी कि बैग को उठाने की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं ये फिजिकल कैपेसिटी यानी कि आपकी शारीरिक कैपेसिटी मतलब क्षमता, शारीरिक क्षमता की बात हो रही है। तो यहाँ आपको कैन का यूज कर देना है, यू कैन लिफ्ट दिस बैग, ठीक है, यानी कि बैग को उठाने की बात की जा रही है, शारीरिक क्षमता की, कि आपके शरीर में कितनी क्षमता है कि आप बैग को उठा सकते हो, तो बिल्कुल आपको कैन का यूज करना है, ठीक है। तो ये रहे कुछ कैन के इंपॉर्टेंट रूल्स और कहाँ हमें यूजेस करने हैं।
तो प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, कुड की ओर। चलिए बात करते हैं अब हम कुड की। जैसा कि कैन का यूज प्रेजेंट में किया जाता है, देन कुड का यूज पास्ट में, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, ठीक है। और कुड का जनरली यूज कहाँ किया जाता है? पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। देखो कैन का भी यूज किया जाता था एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए, बट अंतर यही है कि उसमें क्या है, प्रेजेंट की बताई जाती थी, किंतु जो कुड है तो कुड में एबिलिटी और आपका कैपेसिटी बताई जा रही है, किंतु पास्ट की बताई जा रही है, ठीक है। यानी कि पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए आप कुड का यूज करोगे। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एबिलिटी और व्हेन आई was young I dash climb any tree। ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। When I was young I dash climb any tree, यानी वैसी बात हो रही है जब मैं जवान था, ठीक है। जब मैं जवान था मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ सकता था, मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ सकता था, वो बात हो रही है। यानी कि पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है कि जब वो जवान था, यानी भूत, यानी कि पास्ट बात हो रही है, तो आपको किसका यूज करना है? कुड का यूज करना है। When I was young I could climb any tree, जब मैं जवान हुआ करता था तब मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ जाया करता था। आप ऐसा मान सकते हो या ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है। वो बट कोई होंगे बुजुर्ग साहब, वो बता रहे थे कि भैया ऐसा ऐसा था कि जब मैं जवान था तब मैं चढ़ सकता था, लेकिन अभी तो मैं बुढ़ा हूं ना, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो समझे आप इसको कि पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए आप किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे। अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। नॉर्मली जो यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट यानी कुड प्लस हैव का यूज होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेंटेंस है तो उसमें अगर हैव लगा है तो जनरली किसका यूज होगा? कुड का यूज होगा, यानी कुड प्लस हैव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन मतलब ऐसा होता है, ये भी कोरी कल्पना की तरह होती है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता है। यानी कि अनरियल मतलब समझ सकते हो जो रियल ना हो, ऐसी सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे? एग्जांपल के थ्रू समझे, आपको दिख रहा है, ठीक है। यहां मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसका। अनरियल सिचुएशन में, अनरियल सिचुएशन को थोड़ा सा आप ऐसा समझे, जैसे कि इफ आई हैड मोर money I dash build a temple। ये लिखा हुआ है if I had, जैसा कि देखो ये if भी लगा हुआ है, मैंने बताया था if, as if, we, if, as, through, ये चीजें आ रही हैं, किनको व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती हैं? अनरियल सिचुएशन या फिर कोरी कल्पना को करती हैं। if भी आ रहा है, if I had more money, यदि मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, I dash build a temple, I could, यहाँ पास क्या यूज कर लोगे? could, I could build a temple, मैं एक टेम्पल बनवा देता, एक मंदिर बनवा देता। सिर्फ और सिर्फ ये कोरी कल्पना है, इनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है भैया। ये कोरी कल्पना कर रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। इनको नींद नहीं आ रही थी, बैठे बैठे सिर्फ ये सोच रहे थे मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं हवाई जहाज खरीद लेता। सिर्फ और सिर्फ ये कोरी कल्पना है, ठीक है। अनरियल सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में आपको कुड का यूज करना है, क्योंकि यहाँ हैड है, हैड का यूज हुआ है, यानी पास्ट का यूज हुआ है। अगर ये प्रेजेंट का होता तो किस में होता? माइट में होता, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, और पोलाइट रिक्वेस्ट किसी में हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो आप किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे। इसका एग्जांपल के थ्रू समझो आप। मैं स्टार्टिंग में लगा दूं यहां डैश, उसके बाद यू हेल्प, ठीक है। मैं इतना किया, थोड़ा अंतर समझे, मैं इतना किया और यहां मैंने लगा दिया कैन। तो कैन यू हेल्प मी, देखो कैन यू हेल्प मी, वो हेल्प कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, थोड़ा रूड भी है वो, ठीक है। अब क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ लगा दूं कुड यू हेल्प मी, ये थोड़ा पोलाइट हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या कुड हम लगाएंगे कब? जब आपके यहाँ लगा है प्लीज, यहाँ प्लीज भी यूज हुआ है, यू हेल्प मी प्लीज, यानी ये जो प्लीज है यही पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो आप किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ कुड यू हेल्प मी प्लीज, आप पोलाइट हो गए, आप विनम्र हो गए हो, ऐसी कंडीशन में आपको कुड का यूज करना है, ठीक है। तो कुड का ये रहा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं आगे, चलिए बात करते हैं अब हम शुड की, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, ठीक है। शैल प्रेजेंट में आता है और शुड पास्ट में आता है। तो इसका पहला यूज हो जाएगा क्या? लिस्ट प्लस शुड, यानी कि किसी सेंटेंस में आपका लिस्ट आ रहा है, यानी कि वर्ड कैसा आ रहा है? लिस्ट आ रहा है, किसी भी ये पार्टिकुलर वर्ड है तो इसमें हमेशा और हमेशा यूज होगा शुड का, ना कि मॉडल के रूप में देखें ना तो अदर किसी ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो हमेशा किसका यूज होगा? शुड का यूज होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो। वर्क
हार्ड और लेस्ट यू डैश फेल। वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, ये हार्ड है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो आपके पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है लेस्ट, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको लगाना है शुड। शुड का ही यूज करना है और किसी भी चीज का यूज नहीं करना है, ठीक है। लेस्ट आ रहा है तो आपको शुड का ही यूज करना है। अब बात करते हैं एडवाइस के बारे में। एडवाइस लेने या फिर देने के लिए स्पेशली शुड का यूज किया जाता है, ठीक है। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, सलाह लेना या फिर देना, इसमें जनरली क्या होता है, शुड का यूज किया जाता है। जैसे यू डैश वर्क हार्ड, ठीक है, यू वर्क हार्ड, यानी कि क्या बात हो रही है, कठिन परिश्रम करने की बातें हो रही हैं। या कोई बंदा आपको सलाह दे रहा है, आप उसे सलाह ले रहे हो, फिर आप दे रहे हो, यानी एडवाइस आ रहा है तो किसमें यूज होगा, क्या यूज होगा, शुड का यूज होगा। तो यहाँ शुड लग जाएगा, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। शुड का जनरली मतलब क्या होता है, चाहिए, चाहना होता है, ठीक है। तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये आपको एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। ऐसी कंडीशन में आपको शुड का यूज कर देना है। अब बात करते हैं ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करें कर्तव्य, ठीक है। ड्यूटी की बात करें तो ही डैश टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। देखो, ही डैश टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है, यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। ऐसे आपको ऐसा इसमें बोला जा रहा है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। तो यहाँ आपको क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है। शुड का यूज कर दोगे तो क्या मतलब हो जाएगा कि आप देखो, ये ड्यूटी मतलब ये नहीं होता है कि आप ड्यूटी चले गए, कंपनी का मानी ड्यूटी नहीं होती है। कोई भी चीज आप कर रहे हो उत्तरदायित्व के साथ कर रहे हो तो ड्यूटी हो जाती है, ठीक है। तो ही शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ, यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य का खुद ही देखभाल करना, टेक केयर मतलब देखभाल करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। इसमें शुड का यूज होगा। लास्ट आता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व, ठीक है। उत्तरदायित्व की बात करें तो इसमें वी डैश ओबे अवर एल्डर्स, ठीक है, वी डैश ओबे अवर एल्डर्स, ठीक है। तो क्या है, जो हमारे एल्डर मतलब क्या होता है, जो हमारे बड़े हैं उनका सम्मान भी करना चाहिए, आप रिस्पेक्टिव हो सकते हैं। वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, शुड का यूज होगा, ठीक है। ये आपका उत्तरदायित्व तो बनता है, ठीक है, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करें, ठीक है। ये कहीं आप सोच, ये आपकी मजबूरी नहीं है बल्कि ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और करना भी चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ किताबों के प्रयोग तक सीमित ना रखें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपने बड़ों का आदर करें और सम्मान भी करें। ये अपने अपने लाइफ में भी अपनाएं इस चीज को, ठीक है। इसको आप ब्लैक बोर्ड तक सीमित ना रखें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, यानी कि आप अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपका उत्तरदायित्व है। तो शुड के बारे में इतना ही रहा कि मुख्य रूप से 3 या 4 चीजें हैं जिसमें शुड का जनरली यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम नए सेगमेंट की ओर। चलिए बात करते हैं अब हम मस्ट के बारे में, ठीक है। मस्ट का जनरली यूज उस सेंटेंस में किया जाता है जिसमें कोई भी बात या कोई भी सलाह या कोई भी उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो बहुत ही जोर दे के बोला गया है, ठीक है, बहुत ही जोर दे के बोला गया है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूं, अभी मैं आपको समझाया था रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और फिर से मैं लिख रहा हूं वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसमें मैं यूज करता हूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, शुड का यूज किया था, और इसमें मैं यूज करता हूं आपको मस्ट का, ठीक है। पहले वाले जो सेंटेंस है, पहला वाला सेंटेंस है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि सिर्फ आपने बोल दिया, आप सम्मान करें वो जिसको आप बोले हैं, उन्हें असम्मान करें, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आपका जो ड्यूटी थी, आपका जो कर्तव्य, आपने बोल दिया कि आपको अपने बड़े का सम्मान करना चाहिए। हालांकि करना भी चाहिए, लेकिन उन बंदे के ऊपर क्या पता कि भाई ना भी करे, क्या कर लोगे आप। लेकिन जैसे ही आप मस्ट का यूज करोगे, वी मस्ट, यानी कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, इसका मतलब ये है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नहीं करना ही पड़ेगा। आप उस चीज में जोर दे के बात बोल रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको मस्ट का यूज करना है, ठीक है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें किसी भी चीज को बहुत ही जोर दे के बोला जा रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपको मस्ट का यूज करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही एक फंडा है मस्ट यूज करने का, और बेसिक अंतर यही है सेंटेंस के एक्सप्रेशन को समझने के लिए, ठीक है। दूसरे सेंटेंस के हिसाब से दूसरे एग्जांपल जैसे मैं लूं, ठीक है, वी
वी डैश रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। वी डैश रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। देखो इसमें आपके जो राष्ट्रीय झंडा है उसके रिस्पेक्ट या फिर उसके आदर की बात की जा रही है। तो जायज़ सी बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, अपने देश के नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय झंडे का सम्मान तो करता ही करता है। न सिर्फ राष्ट्रीय झंडे, फिर राष्ट्र के रूप में जितने भी भाई बहन फौजी हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। तो इसमें अगर मैं किसका यूज कर दूँ, शुड का यूज कर दूँ, ठीक है, शुड का यूज कर दूँ, तो इसमें क्या होगा कि हमें राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ शुड का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय झंडे की बात हो रही है, यानी कि आपको यहाँ जो सेंटेंस का एक्सप्रेशन है उसमें जोर दे के बोला जा रहा है, ठीक है, वो भी नेशनल फ्लैग की बात हो रही है, कोई मामूली बात तो है नहीं, तो आप यहाँ मस्ट का यूज करोगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान या आदर करना ही चाहिए, यानी इसमें हमने जोर दे के बोला है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे तो नहीं है कि भाई पिंटू के पापा ने चिंटू को पापा को मारा तो उन्हें मारना ही चाहिए, भाई छोटी मोटी बात नहीं है। आप थोड़ा जो एक्सप्रेशन है किसी भी सेंटेंस के उसके भाव को समझे कि हमें क्या बोला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है शुड देन या फिर मस्ट यूज करना है। तो मस्ट के रूप में अगर देखें तो मस्ट के रूप में आपको ऐसे यूज करना है कि किसी सेंटेंस में अगर उसका एक्सप्रेशन किसी चीज को दबाव देके या फिर जोर देके बोला गया है तो आप बेसिक यानी डेफिनेटली आप मस्ट का यूज करोगे, ठीक है। तो मॉडल में आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ा हेल्पफुल भी लगी होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।